तो देखिए ये 11th एंट्रेंस एएमयू के लिए पहली क्लास है आज मेरी। और हम मैथ में बेसिकली स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, पहला चैप्टर है। अगर आप पढ़ें 9th क्लास और 10th क्लास किसी की भी मैथमेटिक्स पढ़ें, हालांकि चैप्टर का नाम रियल नंबर या रेशनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है, मगर हम इसे नंबर सिस्टम के नाम पे पढ़ाएंगे, 9th और 10th दोनों का कंबाइन करके। तो चलो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं पहले नंबर सिस्टम पर, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन की तरफ लौटेंगे। नंबर सिस्टम आम जबान में कहा जाए तो ये कहा जाएगा दुनिया है ये नंबरों की। जितने भी मैथमेटिक्स में हम नंबर पढ़ेंगे वो सब इसी क्लासिफिकेशन में आएंगे या इसी कैटेगरी में आएंगे। तो नंबर सिस्टम बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूं तो कहूँगा द वर्ल्ड ऑफ नंबर, द वर्ल्ड ऑफ नंबर, नंबरों की दुनिया। अच्छा, अब सवाल ये उठा कि नंबरों की दुनिया में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आप समझिए नंबर जितने भी हैं दुनिया में उसे दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक नंबर रियल नंबर है, रियल नंबर, और दूसरा नंबर जो होगा उसे हम अनरियल कहेंगे। एकदम आसान, या तो नंबर रियल होगा या रियल नहीं होगा। अगर रियल नहीं हुआ तो उसे अनरियल नंबर कहेंगे। रियल का अपोजिट आपको दिख रहा होगा, अन लग गया है, अनरियल। अच्छा, अनरियल के दो नाम में और लिख देता हूं। अनरियल का दूसरा नाम है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अच्छा, एक नाम इसका और है वर्चुअल नंबर। वैसे ये फेमस अनरियल नंबर के नाम से ही है, मगर इसके दो नाम और हैं, एक इमेजिनरी नंबर, दूसरा वर्चुअल नंबर। अब क्वेश्चन ये उठा कि आप किसको रियल कहेंगे, किसको अनरियल कहेंगे। तो देखिए रियल के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है जो नंबर रिप्रेजेंट किया जाए, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे रियल नंबर कहेंगे। अभी आगे चल के बताएंगे नंबर लाइन किसको कहते हैं। मतलब ऐसा नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे दिखा सकें उसे रियल कहेंगे। डिफिनेशन तो यहीं तक है, लेकिन इसका कंक्लूजन में लिख देता हूं। भाई नंबर लाइन पे आप किसको दिखाएंगे, तो उसको दिखाएंगे जो एग्जिस्ट करेगा, जिसका कुछ एग्जिस्टेंस होता हो। तो रियल नंबर को मैं कहता हूं वो नंबर जो एग्जिस्ट करता है, दुनिया में होता है। जैसे मैंने कहा ना दुनिया है नंबरों की ये, तो वैसे ही अगर मैं अपने आप एग्जाम्पल पे लूँ तो हम कहेंगे कि दुनिया में इंसान भी है और एक धारणा है या एक कल्पना है भूत की भी। ठीक है, साइंस के ज़माने में अगर हम बात करें आज के इसमें, तो हम कहेंगे यार भूत वूत एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर बिलीव तो है ना लोगों का। तो वैसे ही नंबर दो तरह के होते हैं। एक नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहम है, इमेजिन है, आप इमेज करते हैं, गुमान करते हैं कि शायद होगा, वर्चुअल, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। रियल में ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए लफ्जी मीनिंग समझो अनरियल। जो रियल हो ही ना, रियल में हकीकत में एग्जिस्ट ना करे उसको अनरियल कहेंगे। और जो नंबर हकीकत में होता है दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। तो जो नंबर हकीकत में होगा उसी को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वही नंबर एग्जिस्ट होगा और वही नंबर सॉल्व भी होगा। वही नंबर या वही कैलकुलेशन सॉल्व भी होता है। तो ऐसा नंबर जो सॉल्व हो जाए, ऐसा नंबर जो एग्जिस्ट करे। अब एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं पे तो होगा, भाई इंसान है तो कहीं ना कहीं तो होगा। चाहे आप किसी मुल्क में मान लीजिए, कॉन्टिनेंट में मान लीजिए, शहर में मान लीजिए, तो यही हुआ रिप्रेजेंट करना। जो है ही नहीं
उसका कोई एड्रेस नहीं है। अब भूत की बात अगर हम करेंगे तो उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, चूंकि वो तो है ही नहीं ना। तो इसीलिए जो सेकंड पार्ट हमारा है नंबर सिस्टम में अनरियल, उसको आप कहिए उस डिफिनेशन को इस डिफिनेशन में कन्वर्ट अगर करेंगे तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी डू नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ऐसा नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सवाल ये उठा क्यों नहीं कर सकते, कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता, डज नॉट सॉल्व। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, नंबर लाइन किसको कहेंगे, तो वो सुनिए, नंबर लाइन एक तरह का एक्स एक्सिस है जिसके ठीक बीचों बीच में ओरिजिन होगा। इधर की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर मूव कीजिएगा तो निगेटिव वैल्यू होगी। दिस इज द नंबर लाइन। इसलिए मैंने कहा जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो असल में सॉल्व भी हो रहा है। जब हम किसी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आती है या निगेटिव आती है या ज़ीरो आती है, डेसिमल में आती है, वो सब आगे देखेंगे हम लोग रियल नंबर में क्या क्या आएगा। तो ये है नंबर लाइन आपका। आप चाहें तो दिखला सकते हैं दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। अच्छा, इन दोनों के बीच में डेसिमल है 1.1, 1.2, 1.3, फिर ये इस गैप को हम 3 कह रहे हैं, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट को 3, इस पर्टिकुलर पॉइंट को 2। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, 2.1, 2.2, 2.001, कुछ भी वैल्यू। उसी तरीके से माइनस की तरफ आ जाए, ये वो नंबर हैं या ये वो वैल्यू हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको रियल कहते हैं। और अनरियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आपको मैं बता दूं अनरियल का एग्जाम्पल क्या, आखिर ऐसा कौन सा नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता है या जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप समझिए, मैं पूरा ख़ानदान बता देता हूँ इसका एक लाइन में। अंडर रूट निगेटिव, यानी रूट के अंदर अगर निगेटिव है तो इसको सिर्फ आप लिख सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका सॉल्यूशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अंडर रूट -1 नहीं सॉल्व होगा, इज इक्वल टू काट दूंगा, मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको। जब भी लिखेंगे अंडर रूट -1 ही लिखेंगे। अंडर रूट -2 वी आर अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ निगेटिव रूट्स। इनको निगेटिव रूट्स कहते हैं। रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो सॉल्व नहीं होगा, कर ही नहीं सकते आप सॉल्व, कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें रूट के अंदर आपको निगेटिव दिख रही हैं, -9 वी आर अनेबल टू सॉल्व इट। अच्छा, जब वहाँ बता दिया मैंने एग्जाम्पल आपको, तो आप समझिए रियल नंबर के एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। रियल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू। आप देखें क्या मैं बता रहा हूं। रूट पॉजिटिव का मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अंडर रूट 0 होता है, हालांकि मैं 0 को पॉजिटिव तो नहीं कहता, लेकिन इसको इसी कैटेगरी में रखूंगा। रूट के अंदर या तो पॉजिटिव वैल्यू हो या 0 वैल्यू हो। आगे सुना जाए अभी। अंडर रूट 1 इसका आंसर आता है प्लस या -1। अच्छा, अंडर रूट 4 मतलब पॉजिटिव 4 था, इसलिए आंसर +-2। अगर कॉन्सेप्चुअली हम जानना चाहते हैं तो मैं इधर लिख देता हूँ कि आखिर हुआ क्यों। तो देखिए, रूट के अंदर अगर आपने 4 लिखा है तो ऐसा समझा जाता है कि इसके 2 नंबर सेम होने चाहिए और मल्टीप्लाई में होने चाहिए, वही रिजल्ट होता है। सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई में हो, यानी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। तो सेम नंबर ही 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होगा। तो आप ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट कीजिए जिनकी वैल्यू सेम हो और मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। तो ये 2 तरह से पॉसिबल है, 2 और 2। तो आप इसको सिंपली 2 का स्क्वायर कह सकते हैं और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। या यूँ समझो, रूट के अंदर
अगर दो सेम नंबर हो यानी जोड़ा हो, पेयर हो, तो उस पेयर का एक वैल्यू बाहर निकल जाता है, यही आंसर होता है। तो √4 का आंसर 2 हो रहा है इसलिए क्योंकि दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पर यहां पहुंच जा रहे हैं। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये भी है 4 लाने का, क्या हम -2 और -2 को मल्टीप्लाई कर दें, ताकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई भी प्लस होता है, 2 × 2। इस बार हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, -2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, वैल्यू बचेगी -2, या वही वाला कॉन्सेप्ट कि जोड़ा बना दो, एक बाहर निकाल दो। तो इसका मतलब प्लस में अगर वैल्यू है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई भी प्लस होता है और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई भी, इसीलिए √4 की दो वैल्यू आती है, या तो +2 या -2। तो +4 की दो वैल्यू आ गई। अब सोचो, लॉजिकली सोचो कि अगर √4 की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस, तो -4 की तो आ ही नहीं सकती ना भाई, अकेले पॉजिटिव की ही दो वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस में आंसर। तो अब इस -√4 का आंसर क्या आएगा, अगर +2 आएगा तब तो इसके बराबर हो जाएगा। यार इसका सॉल्यूशन भी यही, इसका सॉल्यूशन भी वही। अगर -2 आ गया तब भी, यानी वैल्यू के एतबार से भी नहीं लग रहा। अच्छा, दूसरा समझो, 4 को कैसे आप लिख सकते हो, तो एक को लिखना +2, एक को लिखना -2, तभी तो आएगा। प्लस इंटू माइनस का प्रोडक्ट माइनस आएगा। जब भी माइनस लाओ और दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको अपोजिट साइन लेना होगा, एक प्लस एक माइनस, तभी उनका प्रोडक्ट माइनस आएगा। अगर दोनों माइनस ले लिए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों प्लस ले लिए तो ही पॉजिटिव प्रोडक्ट आएगा। तो इसका मतलब निगेटिव के लिए तो आपको प्लस और माइनस लेना है। प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग वैल्यू, ये सेम नहीं हुआ। इसको आप स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसको आप स्क्वायर नहीं लिख सकते। जब आप इसको स्क्वायर नहीं लिख सकते तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म नहीं हो सकता। रूट खत्म नहीं होगा तो ये वैल्यू फाइनली सॉल्व नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हो गया कि पेयर बन ही नहीं पा रहा, निगेटिव का पेयर नहीं बन पा रहा, इसलिए निगेटिव वाले रूट सॉल्व नहीं हो रहे। एक तो छोटी मोटी बात ये है। बहरहाल आपके लिए इस लेवल पर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हो गई तो ये अनरियल है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप आगे चल के पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके रूट निकालेंगे। रूट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आपने याद रखा होगा, -b + -√d, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं, d की जगह b² - 4ac भी आप दे सकते हैं। तो रूट के अंदर जो d है ना, अगर वो d निगेटिव हो गया तो अनरियल रूट्स। तो यही है रूट d की वैल्यू। तो d अगर निगेटिव हो गया ना तो वो रूट सॉल्व नहीं होते हैं, उसको लिख देते हैं अनरियल रूट्स। यही है, अनरियल नंबर से पता चला है अनरियल रूट्स। तो बेसिक ये है कॉन्सेप्ट। खैर बहरहाल चलिए, रियल नंबर, कुछ किताबों में सिलेबस यही शुरू किया है टॉपिक रियल नंबर से, चूंकि यही नंबर एग्जिस्ट करता है, इसी को पढ़ना है। अब मैं कह रहा हूँ रियल नंबर दो तरह के, रियल नंबर दो तरह के। क्लासिफिकेशन समझना बड़ा आसान है अगर आप यहाँ थोड़ा सा फॉलो करें, ध्यान लगाएं तो। एक कहलाता है रेशनल नंबर। रियल नंबर दो हिस्सों में, जो एग्जिस्ट करता है उसी को कहते हैं, और एक को मैं कह रहा हूं रेशनल नंबर, और दूसरा कहला रहा है इर्रेशनल नंबर। ये याद रखिएगा, रियल के दो हिस्से हैं, यानी इंसान को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। चलो भाई, मेल और फीमेल, बूथ का कोई क्लासिफिकेशन नहीं, कोरिलेट कर रहे हैं आम जिंदगी से। अच्छा अब सुन, रेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो किताबी अगर हम डिफिनेशन पे ना आए, लॉजिकली सोचें, तो मुझे दो बातें समझ में आई कि यार रूट पॉजिटिव ही तो रियल है, तो इसका मतलब रूट पॉजिटिव ही के एग्जाम्पल होने वाले हैं ये सब। चूंकि सारा रूट पॉजिटिव तो रियल है, तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू तो दोनों में रहेगी, क्योंकि दोनों का दोनों रियल का पार्ट है। तो कहेंगे रेशनल नंबर को परफेक्ट रूट। पता है परफेक्ट रूट किसको कहते हैं? ऐसे रूट जो सॉल्व हो जाए,
और आंसर हमारा डेसिमल में ना आए, इंटीजर में आए। इंटीजर कहते हैं विदाउट डेसिमल वाले को। और इर्रेशनल नंबर किसको कहेंगे? इम्परफेक्ट रूट। ये भी उल्टा है, रेशनल का उल्टा इर्रेशनल, परफेक्ट रूट का उल्टा इम्परफेक्ट रूट। इम्परफेक्ट रूट एकदम आसानी से समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू तो रहेगी ना। तो आप ध्यान से देखो, मैं इसके एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल पे √0, √1, क्योंकि 0 का आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के लिए आप क्या करोगे? 0 × 0। 0 के आगे साइन मैटर नहीं करता प्लस माइनस का। अच्छा, इसका तो आंसर +1 या -1 आया, डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा है। ऐसे रूट को परफेक्ट रूट कहते हैं, जो सॉल्व होता है और वैल्यू डेसिमल में नहीं आती। सीधे 4 पे आ जाओ। 0 का आंसर 0 आ गया, 1 का 1 आ गया, 2 का नहीं आता, 3 का नहीं आता, 4 का आता है, फिर 9 का आता है, फिर सीधे 16 का आता है, 25। इन रूट्स को हम परफेक्ट रूट कहते हैं। तो भाई रियल तो है ही, रियल है तब तो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी जो नंबर लाइन है ना, तो इस नंबर लाइन में देखिए ये वैल्यू 1 2 3 0 ये सब जो आपने बनाया है, दीज आर द इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स जो है वो परफेक्ट रूट का आंसर है। लेकिन इर्रेशनल नंबर में क्या आएगा? तो देखिएगा 0 1 वहाँ आ गया, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। सॉल्व होंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं कि नहीं सॉल्व होंगे, मगर इसका आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा। जैसे 1.414 ... मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। उसी तरीके से √3 की वैल्यू ±1.732। वैसे ही इसमें अगर आप देखें तो पाई भी आएगा। पाई की वैल्यू 3.14 इनफाइनाइट। अच्छा, परफेक्ट रूट का जो सॉल्यूशन है, अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ आऊं, थोड़ा समझाऊं, परफेक्ट रूट का सॉल्यूशन यानी सॉल्व वैल्यू जो आपने किया, क्योंकि सॉल्यूशन तो पॉसिबल है ना भाई, रियल के टाइप पढ़ रहे हैं तो रियल ही सॉल्व हो रहा है भाई। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो आपको देता है इंटीजर। इंटीजर देता है बेटा, ये सब इंटीजर है बिना डेसिमल वाले। प्लस भी इंटीजर होता है, माइनस भी इंटीजर होता है, यानी परफेक्ट रूट का आंसर आपको इंटीजर में मिलेगा। अच्छा, जो इम्परफेक्ट रूट होते हैं, इम्परफेक्ट रूट, इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालें, यानी ऐसे नंबर जो रूट में हो लेकिन परफेक्टली सॉल्व ना हो, इसके सॉल्यूशन जो आएंगे वो आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल। यानी ना तो रिपीट करेंगे ना तो टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी ये वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि कुछ डिफिनिट स्टेप के बाद खत्म हो जाए। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ इनफाइनाइट तक जाएगा, रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी 1 4 बार बार नहीं आएगा या 7 3 2 बार बार नहीं आएगा, बल्कि वैल्यू अलग अलग होगी, बदलती चली जाएगी और इनफाइनाइट तक जाएगी। तो आंसर निकला ज़रूर, लेकिन एक तो डेसिमल में आया, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर का, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, बिल्कुल सब निगेटिव वाला आएगा इम्परफेक्ट रूट के अंदर। तो एक तरफ इंटीजर आता है और दूसरी तरफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो अब इस बेस पर हम लोग इसके और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0, इस तरह से आप बदल बदल के नंबर लिखते रहिए। या 1.2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1
कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, बेतरतीब ढंग से जो होगा दिस इज द इर्रेशनल नंबर। तो ये क्लासिफिकेशन। अच्छा, रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर दो टाइप का, रेशनल नंबर दो टाइप का। एक रेशनल नंबर कहलाता है जिसको हम लोगों ने कहा परफेक्ट रूट, परफेक्ट रूट, या इसी का नाम है इंटीजर बेटा, इंटीजर। और दूसरा पता है क्या है? दूसरा है फ्रैक्शन। और अनफॉर्चुनेटली आपसे अगर मैं शुरू में पूछता कि रेशनल क्या है, तो आप फ्रैक्शन की डिफरेंशियल बता के खुश हो जाते। p/q के फॉर्म में होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और 9th-10th में जैसे ही आए टीचर ने डिफरेंशियल बता दी, आपने गौर भी नहीं किया। मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिससे पूछो सर p/q, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, जो पढ़ कर आया है या इसको पढ़ाया गया, वो सीधे बोलेगा p/q। उससे पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल, तब मुंह देखे लगेगा। दिमाग नहीं लगाता ना पढ़ते वक्त, वो सीधे बोलता है सर ने जो पढ़ाया मान लो सही है। अपना दिमाग नहीं लगाता बचपन वाला, कि बचपन में तो हमें सिखाया गया है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो होगा दिस इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और रेशनल में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस क्या देखेंगे आगे, इसलिए मैं इसका डिफरेंशियल नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ दो हिस्सों में। तो पहले हम समझेंगे फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन एक रेशियो है, और वो रेशियो किसका है? इंटीजर का। तो चूंकि इंटीजर रेशनल था, तो इंटीजर का कॉम्बिनेशन भी रेशनल होगा, और ये कॉम्बिनेशन है p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में, जहां a भी इंटीजर हो b भी इंटीजर हो, बोथ आर इंटीजर। तो हम लोग फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ इंटीजर, रेशियो ऑफ इंटीजर, यानी एक तरह से परफेक्ट रूट का ही आप कहें कि रेशियो है, क्योंकि परफेक्ट रूट ही इंटीजर है। परफेक्ट रूट का जो आंसर आता है वो इंटीजर आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सिर्फ रेशनल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं p/q, बल्कि परफेक्ट रूट भी हो सकता है भाई। चलो उधर तो बाद में आएंगे, थोड़ा सा इसको देख लें। इंटीजर तीन टाइप का, ये सब बच्चे वाली बात है। एक को कहेंगे निगेटिव इंटीजर, अगर वैल्यू आपकी माइनस में रहेगी तो उसको निगेटिव इंटीजर कहेंगे, और अगर वैल्यू आपकी ज़ीरो आ गई तो उसको न्यूट्रल इंटीजर कहेंगे, न्यूट्रल इंटीजर। और अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ गई तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, इंटीजर तो आपको बताया गया, पूरी की पूरी वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू का नाम इंटीजर है, जैसे -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, इस तरह से। न्यूट्रल इंटीजर सिर्फ एक है जिसका नाम है ज़ीरो। बस ज़ीरो को आप ना तो पॉजिटिव के कैटेगरी में रखते हैं, ना तो आप निगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम है नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। और इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4, समझ रहे हो, पूरा का पूरा नंबर। 5 के बाद सीधे 6 है, साढ़े 5 नहीं है, पूरा का पूरा नंबर। दिस इज कॉल्ड इंटीजर, दिस इज द इंटीजर। और इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनेगा तो बन जाएगा ये फ्रैक्शन, जैसे 5/6, जैसे 8/9, जैसे 22/7। ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी इंपॉर्टेंट बात है भाई? 22/7 is a fraction, और since it is a fraction means it is a ratio of integer value, means it is a type of rational number, but pi is a irrational number। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, सिर्फ सर्किल में माना जाता है, ये बात समझिएगा। पाई की वैल्यू एक्चुअली 22/7 नहीं है,
तो इसीलिए पाई को इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जबकि 22/7 जो लिखा गया है वो फ्रैक्शन में लिखा गया है, और फ्रैक्शन में जो लिखा जाता है या p/q के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसे हम रेशनल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन। ये पूरा नंबरों का, हालांकि पूरा तो नहीं हो पाया है अभी भी, आगे थोड़ा सा देखेंगे। फिलहाल आप इतना जान ले कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, किसको किसको, पॉजिटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर को, अगर मैं इनको कलेक्टिवली एक साथ पढ़ूं तो इनको पढ़ा जाता है होल नंबर। दिस इज अ होल नंबर, जहां 0 से शुरुआत होती है। एक और इंफॉर्मेशन चाहे तो लिख ले, 0 was discovered by आर्यभट्ट। मतलब इंडियन साइंटिस्ट हैं इसलिए आप याद रखें, बाकी सारे डिजिट फॉरेन ने डिस्कवर्ड किया या उनको क्रेडिट जाता है, जितने फॉरेनर साइंटिस्ट थे उनको जाता है। बट आर्यभट्ट चूँकि इंडिया से हैं और इंडियन साइंटिस्ट हैं, इसीलिए आप जानिए कि 0 की डिस्कवरी आर्यभट्ट ने की है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत ना। अब सुन, फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा। जैसे इसको सॉल्व करो ना भाई, 22/7 को तुमको डेसिमल में आएगा कुछ ना कुछ, और 6/5 ये भी डेसिमल में आएगा, 8/9 इसको सॉल्व करोगे ये भी डेसिमल में आएगा। यानी इंटीजर का जब रेशियो लेते हैं तब डेसिमल आता है, और परफेक्ट रूट खाली इंटीजर बोलता है, इंटीजर। तो रेशनल नंबर दोनों हैं, सिर्फ इंटीजर रहेगा तब भी, और जब वो इंटीजर रेशियो में आ जाए और डेसिमल आ जाए तब भी। अब ये बात समझना, इर्रेशनल नंबर का जो सॉल्यूशन था वो भी डेसिमल था। तो इसके डेसिमल में, किसके डेसिमल में, इर्रेशनल नंबर को जब सॉल्व किया है और जो डेसिमल आया है उसके डेसिमल में और फ्रैक्शन के डेसिमल में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और कोई भी आप फ्रैक्शन उठा लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन, वो जब सॉल्व होगा तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या रिपीटिंग डेसिमल आएगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं आया तो रिपीटिंग आएगा, कोई एक आना ही आना है, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आना ही आना है। अगर हम ये कहें कि टर्मिनेटिंग भी नहीं आया रिपीटिंग भी नहीं आया तो उसी को कहते हैं नॉन फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन नहीं है भाई, क्योंकि फ्रैक्शन रहेगा तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग आना है। चलो उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिलहाल इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो? हो गया सब? चलिए, जगह यहाँ पे नहीं है इसलिए इसको रब करके दोबारा से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे। जैसे ये तो मैंने खैर पूरा आपको बता दिया कि 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, रियल अनरियल, अनरियल में निगेटिव रूट होंगे, रियल में पॉजिटिव रूट होंगे, पॉजिटिव रूट भी 2 हिस्सों में बटा, परफेक्ट रूट इम्परफेक्ट रूट, परफेक्ट रूट का नाम है रेशनल और इम्परफेक्ट का नाम है इर्रेशनल। अच्छा, इम्परफेक्ट रूट का जो डेसिमल वैल्यू आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जबकि परफेक्ट रूट का तो खैर डेसिमल में आता ही नहीं, वो तो इंटीजर वैल्यू आता है। जब उसको रेशियो लेते हैं तब डेसिमल में आता है, उसी का नाम फ्रैक्शन है, उसी को आप p/q फॉर्म कहते हैं। अभी तक सिर्फ इतनी ही बात आपको बताई गई। अब सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, जल्दी से इसको देख रहा हूँ। पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर कहते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल नंबर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर। ये हमेशा याद रखिएगा कि हमने किसको इवन ऑड बांटा है, नेचुरल को। नेचुरल की शुरुआत कहाँ से होती है?
1 से, कहाँ से होती है? तो इसलिए 0 इज़ नॉट अ इवन नंबर। एक आम गलत फहमी लोगों को ये है कि 0 को किस कैटेगरी में रखेंगे, इवन में कि ऑड में? 0 कब से नेचुरल हो गया? जब 0 नेचुरल ही नहीं है तो इवन ऑड का सवाल ही नहीं उठता ना। हम तो नेचुरल को डिवाइड कर रहे हैं, होल को थोड़ी डिवाइड कर रहे हैं। यानी जो काउंटिंग नंबर है उसकी बात कीजिएगा। यानी इंडिया ने जो नंबर डिस्कवर्ड किया है 0, वो ना तो इवन है ना तो ऑड है। 0 कुछ नहीं है, प्योर 0। हाँ 10 बोलेंगे 10, तो उसमें लास्ट में 0 है, वो सिर्फ 0 नहीं है, वो असल में 10 है। तो 10 इज अ इवन नंबर, 10 इज अ इवन नंबर। 0 इज नथिंग, नाइदर ऑड नॉर इवन। होल नंबर बोल सकते हैं उसको, न्यूट्रल इंटीजर बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। भाई ऑड इवन के अलावा जितनी चीज़ें शुरू में पढ़ी हैं वो सब बोल सकते हैं। रियल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर सॉल्व होती है वैल्यू, भाई √0 की वैल्यू आ रही थी, परफेक्ट रूट का आंसर है। इंटीजर है, इंटीजर में भी न्यूट्रल इंटीजर है, ये सब आप बोल सकते हैं। होल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर शुरू वहीं से हो रहा है। तो 0 को ज़रूरी नहीं है कि आप इवन और ऑड की कैटेगरी में ही डाल के बोलें, वो तो होता ही नहीं, उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं। खैर, ऑड नंबर क्या होगा? जो नंबर 2 के टेबल में ना आए उसे ऑड कहते हैं। ये सब डिफिनेशन भी नहीं चलेगी मेरे सामने कि सर वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। हम दुनिया का हर नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। 5/2 यानी 5/2, आंसर आएगा 2.5, 2.5, पूरा पूरा परफेक्टली कटा, रिमाइंडर नहीं बचा। 9/2 4.5। जिस दिन डेसिमल का डिवीजन सीख लिया उस दिन डिवीजन बदल दिया डिफिनेशन। जो डिफिनेशन पढ़ते हैं ना कि ऐसा नंबर सर जो 2 से ना कटे, अरे वो बचपन में सिखाया जाता है जब आपको पॉइंट का डिवीजन नहीं सिखाया गया है। इसलिए सिंपल सा पढ़िए, नंबर नॉट कम इन द टेबल ऑफ 2। एम सिंपल सा लैंग्वेज, 2 के टेबल में जो नंबर नहीं आता है उसे ऑड कहते हैं, और जो 2 के टेबल में आ गया उसको इवन कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इसी को इतना लैंग्वेज ना लिखकर सीधे लिख सकते हैं, नॉट द मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल को ही कहते हैं 2 का टेबल, यानी ऐसा नंबर जो 2 के मल्टीपल में ना हो। अच्छा, 2 के मल्टीपल का ही दूसरा नाम है फैक्टर ऑफ 2। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 ना हो, ये नॉट लिखा गया, नॉट द फैक्टर ऑफ 2, नॉट द मल्टीपल ऑफ 2। ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में ना हो, 2 के मल्टीपल में ना हो, 2 के फैक्टर में ना हो, उसको हम ऑड कहेंगे। और जस्ट उल्टा है भाई, इवन किसको कहेंगे? ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2, 2 के टेबल में आए। बोलो, चलो आगे बात सुनो, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसको पहचानने का तरीका है लास्ट डिजिट से। जब भी कभी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर हो तो आपको यूनिट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट से मुराद यूनिट डिजिट देखना है। राइट तरफ से चलिएगा, राइट तरफ से, इधर से, और जो पहला डिजिट मिल जाए वही यूनिट डिजिट है, वही लास्ट डिजिट है। क्योंकि मैथ को लिखते हैं लेफ्ट से राइट, लेकिन आप देखिएगा उर्दू वाले स्टाइल में, इधर से चलते हुए। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे जो दिख जाए, दिस इज द यूनिट डिजिट, दिस इज द लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, 0 खुद इवन नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट अगर किसी का 0 हो जाए, जैसे 10 बोला था मैंने, 20 बोला था, 100 बोला था, 500 बोला था, 550 बोला, तो अगर यूनिट डिजिट 0 है तो उसको आप इवन नंबर कहिएगा। तो ये लास्ट डिजिट पहचानने का तरीका हो गया। चलिए ऑड की बात करें। ऑड में क्या बोल रहा हूँ मैं? लास्ट डिजिट का बोल रहा हूँ मैं, 1 3 5 7 एंड 9। अगर लास्ट डिजिट ये है 1 3 5 7 9, ये सब बच्चे वाली बात से, इसमें कोई मसला ना हो, ये तो आसान है। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर करें तो आपको मैं बताऊं कि नेचुरल नंबर में पहला नंबर जो है वो ऑड है, यानी शुरुआत कहाँ से हुई है, और फर्स्ट इवन नंबर सेकंड है। पहले ऑड फिर इवन, ऑड फिर इवन, ऑड फिर इवन, यानी एक तरह से अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि ऑड का पड़ोसी है इवन, और पड़ोसी आगे बढ़कर है, पीछे घट के नहीं है, आगे बढ़ रहा है हमेशा। ये बोल रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन सिखाएंगे, बहुत बेहतरीन ट्रिक जिसको मैं जुगाड़ कहता हूँ, फटाक से आंसर आ जाएगा। अभी देखेंगे हम कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। ये बताने का मकसद एक्चुअली आपको नंबर सिस्टम में इवन ऑड बताना नहीं है, हम आपको ले जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और हम आपको ले जा रहे हैं एपी के अंदर। ये दो कॉन्सेप्ट यहीं पे सीखेंगे, जब वहाँ आएंगे टाइम रहेगा तो रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। खैर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑड का नेबर है इवन, ऑड का, जैसे कुछ एग्जाम्पल सीख लो। फर्स्ट ऑड नंबर क्या कहोगे? फर्स्ट ऑड नंबर तो कहोगे फर्स्ट ऑड नंबर इज 1। पहला ऑड नंबर तो 1 ही है ना, 1 से शुरुआत हो रही है। और यहां फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा? पहला इवन नंबर 2 है बेटा, फर्स्ट इवन नंबर इज 2। अच्छा, सेकेंड ऑड नंबर क्या है? सेकेंड ऑड नंबर बोल जल्दी से, सेकेंड ऑड नंबर जल्दी से बोल, 3। और यहां तो ऐसा तुझे लग रहा है कि इवन हमेशा एक बढ़ रहा है, वहां 3 था तो 2 नहीं हुआ, ये 4 हो गया। और तीसरा ऑड नंबर 5, तीसरा इवन नंबर 6। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं ऑड नंबर को डिफाइन करूं तो कहूंगा n है, ये मेरी जबान में डिफिनेशन है। ये सब तो हो गया 2 का टेबल और ये वो। मैं कहता हूं ऑड नंबर क्या है? मैं कहता हूं n, n इज द ऑड नंबर। अब n कुछ होगा, आगे हम देखेंगे, बट n इज अ, if n is the odd number then what is the value of even number? बस पड़ोसी हो गया, एक बढ़ा दो, जितना भी ऑड होगा एक जोड़ देना, इवन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? अब नेचुरल को डिफाइन करो। किसको डिफाइन करोगे? नेचुरल का होगा, नेचुरल का होगा, नेचुरल का होगा। अच्छा, ना मालूम, मालूम, गिनती उनती ना, अपनी जबान में क्या बोलेंगे? इवन का आधा, कहानी खत्म। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ नेचुरल। इवन के आधा को कहेंगे। आधा समझ में आवे है? 2 से डिवाइड किया गया, तो इस 2 को 2 से डिवाइड कर कितना आंसर आ रहा है? तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। चल सेकंड नेचुरल नंबर की बात कर, सेकंड इवन का आधा, 4 का आधा कर दे, कहा गया? समझावे खातिर, इधर देखता, समझावे खातिर, समझावे खातिर। दिस इज ऑड नंबर, 1 3 5 7 9। चल, अब ये तो ऑड है, ये तो ऑड है। अब बता इवन में क्या करेंगे? अगर तुझे न भी याद है ना, तो ऑड में 1 जोड़ दे। 1 है तो ये 2 हो गया, 3 है तो ये 5 है तो 7 है तो 9 है तो, ये बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूं। अच्छा, नेचुरल पूछ रहा हूं तुझसे, क्या पूछ रहा हूं? तो नेचुरल के लिए क्या करेगा? हाफ, 2 को 2 से डिवाइड कर, 4 को 2 से डिवाइड कर, 6 को 3 से डिवाइड कर, सॉरी 2 से, 8 को 2 से, सबको 2 से, हाफ का मतलब ही 2 होता है। इवन को 2 से डिवाइड कर दो, नेचुरल आ गया। अच्छा, ये काहे बताया? इसलिए बताया कि वो कहेगा कि 175 कोई ऑड नंबर है। अब मुझे नहीं मालूम कितनावां ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है बेटा, नेचुरल नहीं बोल रहा, ऑड नंबर कह रहा। कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 3, इस तरह से कोई एपी है, उसका कौन सा टर्म 175? क्या बोल रहा है? कौन सा? 175। तो याद रखो, किसी भी एपी में कोई भी टर्म जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ये मेरा जुगाड़ है। क्या बोलते हैं उसको? चेक करते हैं, क्या फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, क्या सेकंड टर्म की वैल्यू 3 है, क्या थर्ड टर्म की वैल्यू 5 है, क्या फिफ्थ टर्म की वैल्यू 9 है। यानी असल में तो वो 5वां नंबर 9 है, फिफ्थ टर्म, क्योंकि 2-2 के गैप से बढ़ता है ऑड नंबर, और इवन भी 2-2 के गैप से बढ़ता है। तो अब आपसे पूछ रहा है
कि कौन सा टर्म 175 है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप नेचुरल निकालो, क्योंकि नेचुरल की खासियत यही है, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 3, चौथा नंबर, मतलब जो नंबर वही उसकी वैल्यू। 50वें टर्म की वैल्यू 50 नेचुरल के केस में, 100वें टर्म की वैल्यू 100, 500वें टर्म की वैल्यू 500। तो हमने निकालना था इसमें नेचुरल नंबर। तो नेचुरल को कैसे डिफाइन किया है? इवन का आधा। तो यार इसको इवन बनाओ, इवन बनाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाई 2 आंसर। अब लोग एपी ऊपी लगावे हैं, A1 टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस पता है, AN टर्म निकाल लें, AN दिया हुआ इसको बोलेंगे AN। वो एपी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे दिस इज द लास्ट टर्म AN। A1 बोल देंगे कि अच्छा ऑड बोला है तो A1 है 1, 1 इज द फर्स्ट ऑड नंबर, कॉमन डिफरेंस इज 2। अब लगाओ फार्मूला, N निकालो, काहे इतना तामझाम करेंगे? 175 में एक जोड़ दो भैया 176, 2 से डिवाइड कर क्या बोलेंगे? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 88वां टर्म आंसर है भाई, 88 टर्म। समझ पा रहा ना? समझ पा रहा? तो ये बात याद रखेंगे, अरे ये बात याद रखेंगे। अच्छा ये बात अगर याद रखेंगे तो अब क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इवन तो मेरा n+1 था ना, क्योंकि n को मैंने ऑड बोला है, एक जोड़कर इवन बनाया, इवन को आधा कर दिया। हाँ ना बोल भाई? तो तेरे क्या करना है, क्या करना है? कुछ कर चाहे ना कर, कुछ लिख चाहे ना लिख, ऑड के बराबर पर n लिख, इवन के बराबर पे n+1 लिख, और नेचुरल को n+1 डिवाइड बाई 2 कर। कर लिया? अब सुन, क्या सिखा दिया तुझे? पता क्या सिखा दिया? बढ़िया बात सिखा दिया। बढ़िया बात क्या है? ये इवन का मतलब है, मतलब को इंग्लिश में मीनिंग बोले हैं। क्या बोले हैं? अब बिहार में मीन बोले हैं ना, मतलब ही ना, मतलब वाला मीन, मीन मतलब मीनिंग। यानी हम सीख गए स्टैटिस्टिक का मीन, एवरेज, यानी एवरेज, एवरेज सिखा दिया मैंने। ऑड को अगर मैंने n सिखा दिया तो इसका मतलब ऑड नंबरों का एवरेज आ गया, नेचुरल नंबर का एवरेज आ गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ, मीनिंग बोलो, मीन बोलो, एवरेज बोलो, एक ही बात है। अब सीखेंगे जहां n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वर या डाटा। कोई नंबर है 20 नंबर, 30 नंबर, टोटल नंबर लिख लो, ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। टोटल नंबर, टोटल नंबर को आप हमेशा इन कहोगे, टोटल नंबर को आप हमेशा इन कहोगे। तो ये बात जहन में रहनी ज़रूरी है। क्या इतनी बात हो गई? ना हो पाई? क्या इतनी बात हो गई? समझ गए? तो अब कुछ डाटा लिख देते हैं, एपी वाला, एपी में वापस पढ़ा देंगे। वैसे तुम्हारा अभी के लिए काम इतना ही है। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप ऑड के अंदर दो चीज़ों का और ख्याल रखिए। अगर ऑड दिया है तो जैसे जैसे फर्स्ट ऑड नंबर जिसको A1 कहते हैं, पहले टर्म की वैल्यू, एपी पढ़ा होगा आपने इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं, 1 होता है, और कॉमन डिफरेंस 2 होता है। ये बात ऑड के अंदर एकदम फिक्स्ड है और सबको पता है। कॉमन डिफरेंस दो के अंतर चलता है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से चलता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टर्म अगर निकालना हो कि वैल्यू क्या होगी, यानी 20वां ऑड नंबर क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आप इवन निकालो, क्योंकि इवन क्या होता है 2 का मल्टीपल। तो इवन कैसे होगा? दिस इज इवन, एक कम कर दे, ऑड बन गया। क्योंकि जब ऑड में एक जोड़ के इवन ला सकते हैं तो इवन का आधा। क्या सिखाया मैंने कहा पहला इवन नंबर 2 है। क्यों है 2? क्योंकि 2 का मल्टीपल होता है, 2 1 जा 2। दूसरा इवन 4 है। क्यों है? 2 2 जा 4। तो उसी तरीके से सोचो 20वां इवन क्या होगा? इवन मीन्स 2 का टेबल, आगे जो बोल रहा है यानी उतनी बार मल्टीप्लाई करना। 20वां इवन मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर दे 2 को। 40वां इवन नंबर, 15वां इवन नंबर, अब 15वां ऑड बोलता तो 29, 40वां ऑड बोलता तो 79। एक
कम ऑड होता है, ऑड में एक जोड़ते हैं तब इवन होता है, और इवन 2 का टेबल है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि ये बताइए कि वैल्यू क्या होगी इन टर्म की। ऑड पूछा है, कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके इवन बना लो, इवन में एक कम कर दो, ऑड हो गया। जैसे 10वां ऑड नंबर क्या होगा, तो 10 गुने 20, 20 में से एक गया 19, 20 तो इवन है। समझ पा रहा है? तो ये एक बहुत बेहतरीन ट्रिक हो गया डायरेक्ट आंसर निकालने का किसी भी ऑड नंबर का। आगे सुनो, SN होता है, SN क्या होता है? SN को आप सम कहते हो ना, सम ऑफ एन टर्म कहते हो ना। तो सुनो, सम का कोई फार्मूला और आपको याद नहीं रखना, आपको बस एक बात याद रखनी है जो मैं लिख दूंगा, उसके बाद फार्मूले पे आऊँगा। कभी भी सम निकालना हो तो आप मीन लेना, मतलब मीनिंग, और उसको मल्टीप्लाई कर देना चुपचाप से n से। जितने भी नंबर होंगे उससे मीन को मल्टीप्लाई कर देना, जितने भी नंबर होंगे उसको मीन से मल्टीप्लाई कर दोगे, सम आ जाएगा। सम का एक बेहतरीन ट्रिक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, मीन निकालो, n से मल्टीप्लाई कर दो, हर बार n से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये सम का फॉर्मूला, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे नेचुरल हो। अब ध्यान से सुनो, इस बार ऑड की मीनिंग को मैंने n कहा है, ऑड के मीनिंग को भी n कहा है, और मल्टीप्लाई करे को भी n से कह रहे हैं, यानी n स्क्वायर। तुझे यही याद रखना है, n स्क्वायर। कुछ याद ना रहे तो ऐसे ही याद रख, क्योंकि तुझे मीन तो पता करना ही था ना, मीन में n से मल्टीप्लाई कर दे n स्क्वायर। क्या कहे का मतलब है, 5 ऑड नंबर का सम कितना होगा, 25, 5 का स्क्वायर, क्योंकि टोटल नंबर को हम लोग n कह रहे हैं। 10 ऑड नंबर का सम कितना होगा, 100। कोई टाइम लगा, कोई टाइम ना लगा, लेकिन जो ऐसे बनावेगा तो टाइम लगेगा। जरा क्या सिखा रहे हैं, पहले ऑड का एग्जांपल लिख रहे हैं, तो वही मतलब, चूंकि ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ सिखा रहा हूँ मैं। पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, चल 2 ऑड नंबर का सम कितना आया, इसका तो 2 का स्क्वायर। तीसरा ऑड नंबर 5 है, अब इन तीनों को जोड़ दे, सम ऑफ 3 नंबर 9, 3 का स्क्वायर आ रहा है। कौन कर रहा है? चौथा 4 का 16 आ गया। 5 ऑड नंबर का सम, समझ पाए ना सकता? ये बड़ा आसान तरीका था, क्योंकि मैं n क्या कह रहा हूं, जितने नंबर देगा उसी को n कहूंगा। वैल्यू की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। 1 इज द वैल्यू, 3 इज द वैल्यू, बट 1 2 3 4 5 इज नंबर, 5 नंबर हैं। हाँ ना बोल भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, सम तो फिर भी तू देख के जल्दी से निकाल लिए जोड़कर। मीन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मीन का अगर मैं जनरल बताऊं एवरेज निकालने का, तो क्या तरीका आपने पढ़ा है, सबको जोड़कर जितना नंबर है उसे डिवाइड करो। तो अब बताओ मुझे 5 ऑड नंबर का मीन कितना होगा? 5 ऑड नंबर का मीन कितना होगा? अरे सम कितना आया है, तो सम डिवाइड बाई 5। अरे एवरेज का या मीन का यही तरीका होता है, जितने नंबर हैं सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो जितने नंबर थे। ना समझ पाए? अच्छा, 4 का इसी में निकालो, 4 ऑड नंबर का मीन, 4 ऑड नंबर का मीन कितना होगा? 4 ही रहेगा, चूंकि 4 के लिए आपको सिर्फ 7 तक ऐड करना है। इसका सम 16 आ रहा है, डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? अबे तो निकालेंगे थोड़े, सीधे बोलेंगे। 4 ऑड नंबर है, मीन 4 ही होगा, क्योंकि ऑड का मीन n होता है, जितना नंबर उतना ही मीन। अगर 2 नंबर हैं, मीन पूछेगा 2, इसलिए मीन सिखाया है। 50 ऑड नंबर का मीन कितना? 50। सम कितना? 50 गुने 50, क्योंकि मीन को n से मल्टीप्लाई करना, n तो 50 ही है, इत्तेफाक से मीन भी 50 है। 50 को 50 से गुना किया, 2500। बैठ के निकालेंगे नहीं, एक बार रिलेशन समझ लेंगे, आंसर याद हो जाएगा कि हो क्या रहा है, कैसे कैसे। और बड़ा आसान है, आपको कुछ सिखा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं मीन याद रखो, मीन याद रखो, मीन को n से मल्टीप्लाई कर देना, सम बन जाएगा। चल इवन की तरफ आते हैं। क्या तुझे याद है फर्स्ट इवन नंबर 2 है और कॉमन डिफरेंस
ये बात तो फिक्स्ड है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो ये याद क्या रखना है, ये भी चीज़ याद नहीं रखनी, क्योंकि क्या है, इवन इज अ मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यही मीनिंग है 2 का टेबल। एन का होगा भैया, नंबर होगा, नंबर या तो 1 होगा या 2 गो या 3 गो या 4 गो या 5 6 10 20 50 100, डेढ़ नंबर तो होता ही नहीं है। नंबर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जैसे काउंटिंग होता है, लोग होते हैं, वही है ना। 30 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इवन बन गया। तो इवन के लिए कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, डिफिनेशन से ये बात हम साबित करना चाह रहे हैं। और जब ये बात डिफिनेशन से साबित कर दी तो एक कम करके तुझे ऑड के एन टर्म की वैल्यू पता चल गई। अब बात आ गई सम की। सम का टेंशन थोड़ी लेंगे रे, सम का होगा, बोल तो क्या होगा, मीन इनटू एन, हो गया आंसर, मीन इनटू एन, मीन इनटू एन। वैसे ही नेचुरल की अब थोड़ी सी बात कर ले। फर्स्ट नंबर इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा थे, ना आ रहा, बोले नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। इवन को हाफ कर दे, सब हो गया। इवन का पूरा आधा है, पूरा पहला टर्म जो था आधा कर दे, कॉमन डिफरेंस जो था आधा, आधा का मतलब 2 से डिवाइड, एन टर्म जो था आधा कर दे, सम जो आया था आधा कर दे, आधा का मतलब 2 से डिवाइड। और एक तरह से ये बात भी पता चल गई कि जो मीनिंग होता है नेचुरल का उसी में एन से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मीनिंग होता है इवन का उसी में एन से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ पा रहा ना, समझ पा रहा? तो मैं तुझे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ दे रहा हूँ, अगर समझ में अभी आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वेट कीजिएगा, जब स्टैटिस्टिक्स में आएंगे तो फिर से इसको समझाएंगे, वहाँ तो फिर पूरा चलेगा वही। या एपी में जब आएंगे तो हम बात करेंगे एन एस एन की, तो वहाँ पर भी एक तरह से रिपीट करेंगे। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं आज के लिए, इतनी बात को समझ लीजिएगा। और है कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको सिंपल सा एक रिलेशन सिखा दिया मैंने शुरू में ही ट्रिक से। बस जहन में याद रखना है, एन ऑड को कहते हैं, एक जोड़ते हैं, n+1 इवन को कहते हैं, उसका हाफ कर लीजिएगा, नेचुरल आ जाएगा। ये सब मीनिंग है, मीनिंग को मीन कहते हैं। और इसी में अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया तो सम आ गया। तो वो आपसे यही 2 चीज़ पूछता है, या तो सम पूछेगा या मीन पूछेगा। जैसे मान लीजिए मैं पूछ क्या रहा हूँ, वो सुनिए, सम एंड एवरेज दोनों पूछ रहे हैं ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, शुरू के 10 ऑड नंबर का सम क्या है, एवरेज क्या है। फर्स्ट 20 इवन नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, मान लो ये 3 हम सवाल दे दिया। 10 ऑड नंबर का सम और एवरेज क्या है, एवरेज को ही मीन कहते हैं। निकल गया क्या, निकल गया क्या? देखो सबसे पहले क्या काम करना है, क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो ये नंबर दिया हुआ बेटा, इसको इन कहते हैं।
ये जो आपको दिया हुआ है ना, फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, फर्स्ट 50, ये n है, यानी 10 नंबर है, उनकी वैल्यू बताएगा कि वो ऑड है। 10 नंबर का मतलब पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 3, तीसरा नंबर 5, 7, 9, इस तरह से 10 नंबर है। बोलो, आपको निकालना क्या, इस बात का ख्याल रखेंगे, क्या निकालना है? सबसे पहले मीन निकाला करो। क्वेश्चन में सम बोलेगा तब भी तुम मीन निकालना। क्यों मीन निकालना? क्योंकि ऑड का मतलब n होता है, n की वैल्यू 10 है भैया इस क्वेश्चन में। तो 10 ऑड नंबर का एवरेज या मीन 10, और इसको मल्टीप्लाई किसको करोगे? ये जो मीन आया उससे मल्टीप्लाई किसको करोगे? n से। सम 100, 10 ऑड नंबर का सम 100 है। मीन निकाल के n से मल्टीप्लाई कर दे, बस सिंपल सी बात है। और मीन क्या होता है तुझे पहले ही पढ़ा दिया मैंने, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए दे रहे। अब सुन, ये तो तेरा n है, दिस इज n, सम में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवन। इवन बोल रहा है तो n में एक जोड़ देंगे, n में एक जोड़ देंगे। n+1 पढ़ाया है मैंने, मीनिंग ऑफ इवन नंबर। अगर 20 ऑड होता तो आंसर 20 आता। ऑड से पहले जो दिया रहे वही ऑड का एवरेज होता है, और इवन से पहले जो दिया रहे उसमें एक जोड़ देते हैं बेटा, n+1। नहीं समझ पा रहा? पक्का कसम से। तो सम का आ गया रे 21 × 20, 420। समझ पाए ना समझ पाए? जितना देर लगेगा बच्चा को 20वां इवन नंबर सोचे में, उतने देर में तू आंसर ले आएगा। बैठ के जोड़ना उड़ना नहीं है ना, एपी वाले चक्कर में करेंगे। एपी जब सिखाएंगे तो बताएंगे जनरल तरीका एक बार, कि देख जनरल तरीका 2 से 3 मिनट का है, और ये वाला ट्रिक 2 से 3 सेकंड का है। सेकंड लगेगा बेटा, प्रैक्टिस करेगा 3 बार 4 बार 5 बार देखेगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम ये पढ़ाया जा रहा है तुम्हें इस ट्रिक से, इस तरीके से, तो हो सकता है अभी सीखने में नया कॉन्सेप्ट है, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा प्रोसेस स्लो हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर सेकंडों में जवाब दोगे। और एंट्रेंस की ये खासियत है कि आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करके आंसर दे दीजिए उतना अच्छा है। सही देना है और जल्दी देना है, दोनों बातें, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, तब एंट्रेंस निकलेगा। चलो इधर आते हैं। दिस इज योर एन। क्या बोल रहा है? इवन बना फिर आधा कर। इवन कैसे बनेगा रे? एक जोड़ेंगे, अभी तो ऑड है, एन को ऑड बोला गया, एन को ऑड बोला गया, एक जोड़ इवन बना, आधा कर दे। जो भी देगा यहां, जो भी देगा वो एन है, वही ऑड है। एक जोड़कर इवन बना देंगे और इवन को 2 से डिवाइड करके क्या बना देंगे? नेचुरल। अच्छा, नेचुरल का जो मीनिंग आया, क्या उसको हम मल्टीप्लाई कर दें n से तो सम आ जाएगा बेटा। तो 2 से 25, 51 और 25 आता ना आता? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, आता ना आता? मल्टीप्लाई करें, चल ना आता है तुझे, ना आता है तुझे। 5, 25, 2, 10, यही ना? कितना आ गया? 1200। अब सुनो, थोड़ा सा मैं तुमको एक स्टाइल सिखा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। अगर सीख गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सीख गए तो ऐसे ही करना भैया। सीख गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही करना। क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ? सुन, इसको नहीं सिखाना चाह रहा हूँ, इसका तो तुझसे जवाब पूछूंगा। मैं सिखा नहीं चाह रहा हूँ, 18 को 19 से गुना करना है। किससे करना है गुना? वैसे 18 को 21 से करना। अभी ध्यान से सुनेंगे पहले, बड़ा मज़ेदार सीख है, इसको कहते हैं बिहारी स्टाइल। कहा है? सुन, 18 को 19 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है 18 जो है वो 19 मर्तबा है, 19 बार है। हम सोचा कौन 19 बार करे, अपने से एक बार और ले आओ, 20 पुरा दो, 20 पुरा दो। हम हमेशा वहाँ पहुँचना चाहते हैं जैसे 10, 20, 30। चूँकि अगर 20 से तुमको मल्टीप्लाई करना होता 18 को तो तुरंत कर लेते,
20 से करते हो तो कैसे करते हो, सिर्फ 2 से करते हो, लास्ट में 0 लगा देते हो। तो 18 इंटू 2, अगर मैं कहूँगा तुमको 18 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो टाइम लगेगा तुम तो तुरंत बोलोगे 360। लेकिन तुमको 19 से बोला जा रहा है, तब पसीना छूट रहा है। तो सुनो क्या बोल रहे हैं, 18 को 20 से करो, किससे करो, कितना आ गया 360, 360 दिमाग में रखो। उसके बाद 19 ही था ना, एक 18 ले जाओ, अब 19 बार बच गया, 18 19 बार बचा। एक 18 जो तुम लाए थे जिसकी वजह से अब 18 19 बार नहीं हुआ था, 20 बार हो गया था, अब उस एक 18 को ले जाओ। 18 को ले जाने का मतलब 18 माइनस करना, तो 360 में से 18 माइनस कर दे। चल 18 माइनस ना करे आता है, 20 माइनस कर दे, तो 340, फिर 2 जोड़ दे, 342। अब सुन, 21 से करना था, तू 21 से मत कर, 20 से कर, बाद में 18 जोड़ दे। नहीं समझ पा रहा यार, जबरदस्ती करके ले आओ 20 पर या 30 पर। अच्छा 30 में मसला है, क्यों मसला है कि यार 21 था तो 20 में एक 18 जोड़ना अच्छा है, कि 30 में से फिर 9 18 हटाना मुश्किल है, फिर 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़े पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि हम किससे करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर, दिमाग में कर रहे हैं। तो 360 में अब 21वां यानी एक 18 जोड़ दो, तो 360 और 18 कितना होता है, इतना जल्दी कैलकुलेशन कौन कर लेगा, जिसको जुगाड़ आता है। कैलकुलेशन का भी ट्रिक है बेटा, ये सब आस पास पहुंच जाएंगे, आंसर निकाल देंगे। अब सुन, हम क्या बोला है तेरे, 25 को 50 से कर, 50 मतलब 5 से, तो 25 पंचे 125, 50 था 0 लगा दिया, यानी असल में 50 और 25 मल्टीप्लाई होके इतना हुआ, एक 25 और जोड़ दे, 25 जोड़ दे 1275 आंसर। हवा में कैलकुलेशन होगा, दिमाग में कैलकुलेशन होगा। अच्छा 51 है, 25 है, 25 51 बार है, 51 बार, 50 बार लाओ, 50 का मतलब हुआ 5 से, 25 पंचे 125, एक 0 लगा दे, 125 में 0 लगा देंगे 1250, चाह तो लिख ले, 125 में 0 लगा दिया 1250 हो गया, एक 25 और लाना है बेटा, 51 25 है, 51 25 है, तो 25 जोड़ दे, 50 में 25 जोड़ा 75, 1275 आंसर। दिस इज योर आंसर। नहीं समझ पाया, कसम से 52 से मल्टीप्लाई करना था 25 को, ऐसे ही पूछ दिया मैंने। कितना आंसर आया, 52 है, 52 इंटू 25, व्हाट इज योर आंसर, 1300। कितना टाइम लगा, सीधे दिमाग में हम खोल इस सब बात को, ये सब घर पे जा प्रैक्टिस कर, खुद से दिमाग लगा। यार बड़ा आसान तरीके सिखा दिया इमरान सर ने। 25 को 50 से करेंगे, 1250, 1250 हो गया। अब 52 है तो 2 बार 25, 2 बार 25 मतलब 50, 1250 50 1300, ये हुआ हवा में कैलकुलेशन। इसलिए कहते हैं इंसान जब कैलकुलेटर बन जाता है ना, तब उसको कोई एंट्रेंस एग्जाम रोकता नहीं है। ऐसे जाओगे लेकर ना तो बोलेगा बाहर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाहर, कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड। हम कैलकुलेटर हैं बेटा, इंसान कुछ भी कर सकता है। अल्लाह कहता है अशरफुल मखलूक, सब मशीन खराब हो सकती है, इंसान खराब नहीं हो सकता। पानी वानी डालोगे खराब, पैसा नहीं है खरीद नहीं सकते। तुम कहते ना अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक है, यानी प्राइसलेस, इतनी बेशकीमती है ना कि तुमको कोई खरीद नहीं सकता, तुमको कोई बेच नहीं सकता। तुमको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, दिमाग लगाओ, यूटिलाइज करो, सारा कुछ खेल ब्रेन का है। अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत दे दी है, दिमाग। गधों में इंसानों में यही फ़र्क है, उनके पास दिमाग नहीं है, वरना बोझा तो तुमसे ज़्यादा उठाते हैं, काम तुमसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अकल है, इसलिए तुम पूरी दुनिया पे छाए हुए हो। इंसान की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ह्यूमन कैलकुलेटर ट्राई करो, ख़ुद को बनाओ कि हम हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हमारे लिए ही एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, हमारे पास हॉल टिकट है, हमें परमिशन है, हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। लेकिन खैर वक्त लगेगा थोड़ा, इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। पेशेंसली रहिए, आराम से सीखिए, जानिए, जितना सिखा सकेंगे उतना सिखा देंगे। तो ये सब चीज़ें हालांकि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने की तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और मैथ का पार्ट है, हमें लगता है कि हम आराम से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए भी थोड़ा अलग से हट के एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताएंगे जो एंट्रेंस में आपके फ़ायदा करे और आगे भी फ़ायदा करे। कैलकुलेशन तो ज़िंदगी भर फ़ायदा करेगा बेटा, कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, जहाँ भी मैथमेटिक्स आ जाएगा वहाँ कैलकुलेशन आ जाएगा, और ये सब कैलकुलेशन तो ज़िंदगी भर साथ देगा।
समझ गए? तो आज के लिए इतना ही।